तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके वेलफेयर के बारे में कि आप वेलफेयर कंपनी में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यूज़ करने के लिए सुविधाएं क्या हैं। आपको पानी करने के लिए आपको वॉशरूम कितने हुए हैं, आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए, या फिर आपको ESIC सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, या फिर आपको EPF दे रहा है नहीं दे रहा, बोनस दे रहा है नहीं दे रहा। तो इसमें भी सरकार ने कुछ एक्ट बनाए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक्ट है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपके लिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, जैसे EPF बोलते हैं कि PF निकाल लो अपना, या फिर ये है। तो ये कब पारित हुआ था? ये EPF पारित हुआ था 1952 में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड स्कीम। अब ये एप्लीकेबिलिटी इसमें दिखाता हूँ, इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली किन किन लोगों पर एप्लीकेबल होता है। ये किस फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होता है? ऐसा है नहीं दुकान पे काम कर रहे हो और लगा दिया ये EPF एक्ट। किसी भी कंपनी में 20 या उससे ज़्यादा 20 या फिर उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं तो EPF हमारा लग जाता है। EPF जो है, हाँ, आपको EPF प्रोविडेंट फंड वो मुहैया कराएगा, चाहे वो कैसी भी दुकान है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उससे ज़्यादा कंपनी है, तो EPF। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? चाहे वो कैजुअल हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो कैसे भी, चाहे किसी भी कंपनी में हो, कोई बंदा हो, हर एम्प्लॉय को ये स्कीम मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ रूल्स हैं, इसमें कुछ फॉर्म है। तो मैं आपको बताया कि किस किस बंदे को ये सुविधा मिलेगी, कब इसको एक्ट पारित हुआ। तो इसमें कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ अलग तरीके के फॉर्म है इसमें, ये रहे। इसमें इतने तरह के फॉर्म है, आप देख सकते हैं, जैसे फॉर्म 2, फॉर्म 3A, फॉर्म 7, फॉर्म 9, फॉर्म 3, फॉर्म IF, फॉर्म 1 IF, फॉर्म 5, फॉर्म 4, फॉर्म 2 IF, फॉर्म 10, फॉर्म 5 PS, फॉर्म 5A 12, फॉर्म 4, फॉर्म 6, फॉर्म 13, फॉर्म 11 चालान, और एक फॉर्म 10, फॉर्म 19 और फॉर्म 20। तो मैं बेसिकली जो काम के फॉर्म है वो एक फॉर्म 2 है जो कि भरा जाता है एम्प्लॉय द्वारा EPF के लिए, जैसे हम पेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर्म 3A मेंबर एनुअल कंडक्ट होता है, ये सभी HR के काम है। जो आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अगर आपको क्लेम करना है तो फॉर्म 10C और फॉर्म 10D वो क्लेमिंग फॉर्म है, अगर आपको क्लेम करना है, ठीक है। अगर आपको मेजर के लिए क्लेम करना है तो फॉर्म 19 है, वो मेजर बड़ी राशि के लिए। फॉर्म 20, अगर कोई बंदा काम कर रहा है और उसने किसी को अपना नॉमिनी बनाया है तो उसको इन फॉर्म से कुछ वास्ता नहीं है। फॉर्म 20 उस बंदे के लिए फॉर्म 20 है कि अगर किसी की डेथ हो गई है और उसका जो नॉमिनी है उसको पैसा निकालना है EPF से, तो उसे फॉर्म 20 भरना पड़ेगा, तो वो निकल सकता है। तो बेसिकली ये रूल्स जो भी हमें दिए हुए हैं वो ये हैं। तो EPF ये है कि आपकी सुविधा के लिए आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ कटता है, इसमें जो आपकी सैलरी से कुछ कटता है और कुछ जो शेयर एम्प्लॉयर का होता है, एक एम्प्लॉय का शेयर होता है, तो आधी आधी जो डबल सैलरी मिलती है वो आपको राशि दे दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अगर जितनी आपकी सैलरी कट रहा है और आपको एक साथ पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपका कुछ अमाउंट आपकी पेंशन के लिए जाता है और कुछ बेसिक अमाउंट ये आपकी स्टोर करके रखता है, जिस पे आपको ये इंटरेस्ट भी देता है। तो आप ये ना समझें कि इसको भर के आपको पूरी एक बार में ही आपकी पेंशन के पैसे भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शेयर भी 3 भागों में बांट दिया जाता है बाद में जाके। इसको किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। मैं आपको दूसरी एक्ट के बारे में बताता हूँ जो कि होता है बोनस का। चलिए आप खुश हो जाइए, बोनस आपको मिलने वाला है। तो बोनस जो एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में सरकार ने लाया था, ये काफ़ी अच्छा। इसके में एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर एप्लीकेबल होगा ये एप्लीकेबल होगा 10 या उससे ज़्यादा। फैक्ट्री भी 2 तरह की होती हैं, एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर। किसी भी कम फैक्ट्री कहाँ की से गया है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड या अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड या जो भी हमारा है, ये कहा गया है कि किसी भी कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा लोग विदाउट हेल्प ऑफ पावर ऑफ सप्लाई या एड ऑफ पावर या विदाउट एड ऑफ पावर कहीं भी किसी प्रेमिसेस में या किसी भी बाउंड्री के अंदर साल में किसी भी 12 महीने में 30 दिन काम करते हैं तो फैक्ट्री बन जाती है, या 1 दिन भी काम करते हो फैक्ट्री बन जाती है। चलिए अब मैं बताना चाहता हूँ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पे आता हूँ मैं। ये क्या है, 1965 में पारित हुआ था, जिसकी एप्लीकेबिलिटी है कि 10 से ज़्यादा लोग अगर किसी भी कंपनी में विदाउट हेल्प ऑफ पावर में काम करते हैं, या 20 से ज़्यादा लोग, उसमें पावर सप्लाई का काम होता है, मशीनरी का काम होता है, तो वहाँ पर हर बंदे को, हर एम्प्लॉय को बोनस का फ़ायदा मिलेगा। अब चाहे वो कैसा भी है,
यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में 1 साल में सिर्फ 30 दिन काम करके गया है तो उसे भी इस एक्ट का फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें भी कुछ फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें, अपने वीडियो में देखिए इधर, इसमें दिया हुआ है ये रहा, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी। ये रजिस्टर होता है जो कि शो करता है अलाउेबल सप्लाई सरप्लस को। फॉर्म बी भी है, फॉर्म सी भी है। इसमें दिखा है रजिस्टर शोइंग टू द बोनस ड्यू टू ईच ईयर, जो कि एचआर को दिखाना होता है बेसिकली, और इसका एनुअल रिटर्न भरना होता है 31 मार्च से पहले। अब ये बोलते हैं कि अब बोनस किसे किसे मिलेगा? बोनस उन्हें मिलेगा जिनकी सैलरी 21,000 से कम है या फिर 7,000 से ऊपर है, क्योंकि मिनिमम पे ग्रेड जो है हमारा बेसिकली जो है वो हम बोल सकते हैं कि 21,000 से नीचे और 7,000 से ऊपर तक के लोगों को मिल सकता है बेसिकली। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा एक्ट अपना, यह है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है इसे बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट। एबोलिशन एक्ट इसने कुछ एबोलिश मतलब एबोलिशमेंट किया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट को, लेबर को कैसे कैसे कुछ सुविधा दे सकते हैं, और कुछ पुरानी सुविधाओं को इसने ख़त्म कर दिया था। और ये 1970 में एक्ट इनेक्ट हुआ था, और इसके जो सेंट्रल रूल्स बने थे वो 1971 में आए थे। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी इसमें भी देखते हैं क्या है। वो है फॉर दोज वेयर 20 और मोर 20 वर्कमैन आर वर्किंग 12 मंथ्स इन अ ईयर इन अ सिंगल डे। अगर किसी फैक्ट्री में 20 या 20 से ज़्यादा, चाहे एक भी दिन काम करते हैं किसी साल के एक दिन भी, तो वहाँ पर ये एक्ट फॉलो होगा। और इसमें कुछ फॉर्म दिए हुए हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, फॉर्म 5A, फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 6B, फॉर्म 7, फॉर्म 12, फॉर्म 13, फॉर्म 14, फॉर्म 16, फॉर्म 17। तो ये तरह तरह के एक्ट हैं। तो इसमें जो मैं आपको दिखा देता हूँ जो कितने तरह के हमारे फॉर्म्स इसमें हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि ये है फॉर्म 1, इसमें एप्लीकेशन होती है रजिस्टर की, जो स्टैब्लिशमेंट होता है स्टैब्लिशमेंट का। फॉर्म 2 क्या होता है? सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसी भी कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगानी है तो उसे एप्लीकेशन देना होगा। फॉर्म 2 में जो होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, उसे सर्टिफिकेट लेना होगा रजिस्ट्रेशन का। फॉर्म 3 रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट। आगे फॉर्म 4 जो है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। अब लाइसेंस लेना होगा उसे कि मुझे इतनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखनी है। अब जो एक मास्टर रोल होता है इसमें, जो फॉर्म 16 है वो मास्टर रोल होता है। इसमें अटेंडेंस होती है कि हमारे इसमें कितने लोग काम करते हैं, उनके फादर्स नेम क्या होते हैं, उनके जो भी लीगल उनकी जो जानकारी है इस मास्टर रोल में होती है, कितने दिन काम किया, कितने दिन नहीं किया, कितने दिन की सैलरी है, इसमें वो दिखाया गया है। फॉर्म 17 है रजिस्ट्रेशन ऑफ वेजेस, कि कितनी उन्हें सैलरी मिल रही है। तो बेसिकली ये रूल्स हमें उसने दिए हुए हैं। चलिए अब हमने बात कर ली अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर की भी बात कर ली हमने, ईपीएफ की बात कर ली, ईएसआईसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। 1948 में आया था ये ईएसआईसी, कि आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं तो ईएसआईसी है क्या चीज़, पहले ये देख लेते हैं हम। और ईएसआईसी का फ़ायदा कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, किन लोगों को मिलता है। तो ईएसआईसी जो है मेरा, ईएसआईसी इसे बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। 1948 में आया था ये। एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? एप्लीकेबिलिटी है फैक्ट्री जहाँ पर 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग, चाहे वहाँ पर पावर ड्रिवन है मशीनें या पावर ड्रिवन नहीं है, काम करते हैं, तो उन्हें ईएसआईसी की सुविधा जरूर मिलेगी। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का फ़ायदा जरूर मिलेगा। और इसके लिए क्या करना होता है, एक ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन कोड होता है, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन कोड। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी भी दुकान में काम करते हो, किसी भी फैक्ट्री में काम करते हो, अगर उसने ये ईएसआईसी की सुविधा ली हुई है। ईएसआईसी बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि सरकार आपको कुछ ले लिया, आपने ऐसा किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप बोल रहे हैं बेकार है। इससे एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर को ये फ़ायदा होते हैं कि कुछ शेयर जो एम्प्लॉय की सैलरी का है, चाहे वो किसी का भी हो, वो शेयर गवर्नमेंट के पास आता है, तो इससे कुछ रियायतें देती हैं रूल्स में, और कुछ पेनल्टीज़ भी कम करती है गवर्नमेंट कंपनीज़ की जो कि फॉलो नहीं करती। तो इसके भी फ़ायदे होते हैं उनको अलग अपने अपने। तो आपके जो फ़ायदे मैं आपको वो बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी जो है 21,000 से जिस भी व्यक्ति की किसी भी कंपनी किसी भी जगह पे जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है वहाँ पर 21,000 से कम है, तो उसको इस सुविधा का सीधा सीधा फ़ायदा होता है। दूसरा,
चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो, तो इसका उसे फ़ायदा होना ही होना है। और ये सब कवर होते हैं अंडर SESIC स्कीम के अंदर, जैसे हम एक्टिव बोलते हैं। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म, इसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं। जैसे पहले हमारा जो था ESIC का, आई थिंक 6.33 हमारा कटता था जब मैं अभी जॉब कर रहा था पिछली कंपनी में। तो हमारा अब जो है कुछ लोगों का कम कटना स्टार्ट हो गया है, 3.25 करके ऐसे रेट कर दिया है, लेकिन कटता सदी का है इसमें जो शेयर है। तो अब इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? ESIC का आप जगह जगह हर स्टेट में एम्प्लॉय हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं, अपने परिवार वालों का इलाज करा सकते हैं, जिसमें ESI कार्ड देते हैं आपको लोग। तो बेसिकली इसमें कुछ फॉर्म होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो कि ये है आपके लिए, जो आपको कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं। जैसे फॉर्म फर्स्ट है, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। ये बोलते हैं फिल्ड बाय एम्प्लॉय विद सिग्नेचर, थंब एंड इम्प्रेशन। फॉर्म फर्स्ट आपको भरना होगा इस सुविधा को लेने के लिए, जो कि एम्प्लॉय के लिए होता है। इसमें आपके साइन होंगे या आपके थंब इम्प्रेशन भी यूज़ हो सकता है। अब इसमें आता है फॉर्म फर्स्ट है, ये सबमिटेड टू द 10 days। ये एक एम्प्लॉय को करना होता है, जो भी करना होता है, या HR के बंदे को करना होता है कि 10 दिन में उसे जमा करना होता है। अगर उसे कुछ चेंज कराना है तो फर्स्ट बी, फैमिली चेंजेस करानी है, नेम चेंज करानी है, तो फर्स्ट बी, फॉर्म फर्स्ट बी का इस्तेमाल करना होता है उसके लिए। फॉर्म 3 जो है वो मंथली चालान सबमिटेड, वो एक चालान होता है, वो आपके लिए नहीं है, वो अगर आप HR हैं तो आपको पता होगा ढंग से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये हो गई आपकी बातें कि आप कैसे कैसे अपने ESIC यूज़ कर सकते हैं, EPF यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको जो कि हर चीज़ देती है। अब इतने सारे एक्ट हो गए, अब मैं आपको बताता हूँ जो मेन एक्ट है। ठीक है, किसी भी कंपनी में फैक्ट्री एक्ट सबसे बेस्ट